नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कानपुर में दिनांक 26 नवंबर 2025 को पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी द्वारा थाना पनकी का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील बिंदुओं पर सतर्क निगरानी एवं सक्रिय पेट्रोलिंग के निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों का रखरखाव, माल खाना, हवालात, शास्त्रागार और साथ ही महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति सहित समस्त व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। सभी अभिलेखों, महत्वपूर्ण रजिस्टरों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को विस्तार पूर्वक चेक किया गया। निरीक्षण उपरांत पुलिस उपायुक्त द्वारा थाना अध्यक्ष एवं समस्त स्टाफ को निम्न निर्देश प्रदान किए गए। आपको बता दें, पहला निर्देश ये था कि थाने में आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशील और शालीन व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, अभिलेखों, रोजनामाचा और साथ ही विवेचना रजिस्टर, माल खाना आदि का सुव्यवस्थित संधारण किया जाए और साथ ही लंबित विवेचनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से निष्पादित किया जाए। महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय, संवेदनशील एवं प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व NBW की तालीमी को गति प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं स्थलों की नियमित चेकिंग और साथ ही क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु भी विशेष अभियान चलाकर निर्देश दिए गए। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में दिनांक 11 नवंबर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर नगर में चौकीदार सम्मेलन, परिधान वितरण एवं साथ ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सम्मेलन में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल महोदय मुख्य अतिथि सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। जनपद के 703 और 389 ग्राम चौकीदारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। चौकीदारों को साइबर जागरूकता और 1930 BLO सहयोग और ग्राम अपराध रोकथाम, अवैध गतिविधियों की गोपनीय सूचना एवं उनके मूल दायित्वों के संबंध में निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में चौकीदारों को परिधान वितरित किए गए तथा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित हुई। अंत में सभी उपस्थित चौकीदारों को जलपान व भोजन वितरण कर कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी। आज ग्राम चौकीदार सम्मेलन हो रहा है, प्रधान वितरण क्या कहेंगे? ये हमारे जनपद के करीब 750 चौकीदार हैं। उनको आज हमने पुलिस लाइन में बुलाया था। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में कुछ ट्रेनिंग दी गई है। कुछ उनका हेल्थ चेकअप भी हमको कराना था और साथ साथ हमको इनकी ये जानकारी करने की जो जीवित होने का और कौन एक्चुअल में है, तो उनको हम लोगों ने इनका सत्यापन भी कराया गया है और इनकी कुछ ड्यूटियां इनको बता दी गई हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आजकल ये SIR का भी चल रहा है, उसके संबंध में भी हमने इनको जानकारी दी है कि इनके यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति कोई हो जो अनऑथराइज्ड हो, तो उसके बारे में ये गांव में जा करके ये जानकारी करें और हमारे पुलिस को और BLO और हमारे SDM साहब को जो है अवगत करा दें कि ताकि जो है जो स्क्रूटिनी हो रही है तो साफ सुथरी स्क्रूटिनी हो सके। सब लोकल इंटेलिजेंस में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये ग्राम चौकीदार हमारे व्यवस्था के बहुत पहले से ये अंग रहे हैं और पुलिस रेगुलेशन में इनकी व्यवस्था की गई है और ये गांव में होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी जो है जिलाधिकारी को और SSP को देते हैं थ्रू पुलिस स्टेशन, और ये करते रहे हैं और उनको और एक्टिवेट सक्रिय करने के लिए आज हम लोगों ने इनको यहाँ पुलिस लाइन में बुला करके देखिए सम्मेलन कराया। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर भी कुछ जागरूक किया है? इनको हमने क्योंकि अब गांव तक लोग डिजिटल बैंकिंग से जुड़ चुके हैं और सबके खाते खुले हुए हैं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से भी हम लोगों ने गांव तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास कराया है कि 1930 का उपयोग करें। ये जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है, शहरों में तो चल ही रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग इसको पहुंचा रहे हैं और इनको भी पहले इनको जागरूक करा और इनके माध्यम से हम गांव तक भी अपनी बात को पहुंचाने का
कानपुर हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर नई बस्ती में लगी भीषण आग का तांडव देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया। क्षेत्रीय जनता ने फैक्ट्री को नाजायज करार दिया। सूचना को अमल में लाते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने दिशा निर्देश कर एक साथ कई दमकल गाड़ियां पहुंची। घटनास्थल पर फायर कर्मियों ने जान की परवाह न करते हुए आग बुझाना प्रारंभ किया और साथ ही अभी भी आग से जंग जारी है। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। फिलहाल आग को घेर कर सीमित कर दिया गया है। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। बलिया के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व साथ ही इंडियन पीपल्स सर्विसेज आईपीएस के संयुक्त तत्वाधान में 26 नवंबर संविधान दिवस पर संविधान की उद्देशिक की प्रतियां आम जनगण को वितरित कर कलेक्ट्रेट स्थित राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक अशोक स्तंभ के समक्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका का पाठ कर संविधान दिवस को पूरे उत्साह पूर्वक मनाया गया तथा संविधान की उद्देशिका का 100% पूर्ण रूप से अनुपालन करने के जोरदार नारे भी लगाए गए। इस दौरान इंडियन पीपल्स सर्विसेज आईपीएस के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है। देश की एकता, अखंडता व सामाजिक, आर्थिक, राजनीति न्याय के लिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित भारतीय संविधान की रक्षा करने का हर भारतवासी का आवश्यक कर्तव्य, नैतिक, संवैधानिक दायित्व है। और साथ ही अरविंद गोंडवाना ने आगे कहा कि आजादी, लोकतंत्र व गणतंत्र की सार्थकता है कि यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना व समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज को कोई भी एक व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र व गणतंत्र की कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च आस्था, समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए हम आम भारतवासियों को संवैधानिक तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत संगठित संघर्ष छोड़ने की आवश्यकता है। और संविधान की उद्देशिका का पाठ कर संविधान दिवस मनाने वालों में प्रमुख रूप से अरविंद गोंडवाना और सहित संजय गौड़, सुनील गौड़ और मनोज शाह, सुरेश लाल, लालचंद शाह, सोनू गौड़, धर्मेंद्र चौहान, रोहित वर्मा, पंकज यादव, रमित चौहान, आदित्य वर्मा, राहुल गौड़, इम्तियाज अहमद, लक्ष्मण चौहान, ताराचंद, हीरा प्रसाद और हरे राम गौड़, देव नारायण गौड़ वहां पर उपस्थित रहे। अशोक स्तंभ के समक्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका का पाठ किया गया और पाठ करके संविधान दिवस को मनाया गया। और इस क्या संकल्प लिए आप लोग संविधान दिवस? हम लोग वही संकल्प लेना चाहते हैं जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में है कि देश की एकता और अखंडता हमेशा कायम रहे, इसके लिए प्रयासरत रहें। और इसके साथ ही जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, तो देश को आज़ाद हुए इतने दिन हुए और भारतीय संविधान के अनुसार तमाम आगे विकास हुआ, लेकिन अभी भी देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पूर्ण रूप से स्थापना नहीं हो पाई है। और हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग को मानना है कि देश में आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब
खबर हरिद्वार से है, जहां राज्य निर्माण की प्रमुख आंदोलनकारी और यूकेडी के संस्थापक सदस्य रहे दिवाकर भट्ट को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर दिवंगत दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों और यूकेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रमेश पोखरियाल और साथ ही निशंक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां भी दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। दिवाकर भट्ट के पार्थिव शरीर को उनके बेटे ललित भट्ट ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि मंगलवार को 79 साल की उम्र में दिवाकर भट्ट का निधन हो गया। हरिद्वार स्थित आवास पर हो गया था उनका निधन। दिवाकर भट्ट लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड राज्य के लिए भी जा रहे आंदोलन में अपने आक्रामक तेवर के चलते उन्हें फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता था। दुखद है, एक मूर्धन्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन को एक नई धार देने का काम किया। और यदि मैं कहूँ कि वो हमारे राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रगणी नेताओं में से थे, इसीलिए लोगों ने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी, क्योंकि उनका राज्य निर्माण में जो योगदान दिवाकर भट्ट उनके परिवार का था वो भूला नहीं जा सकता है। देखिए, आज पूजनीय स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का जो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है वो पूरी श्रद्धांजलि के साथ, राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। और यहाँ पर पूरे राज्य भर से जनप्रतिनिधि लोग और समाज सेवी लोग और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी लोग मिलकर स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कौन कौन सा जनप्रतिनिधि काफ़ी स्थानीय उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून सभी स्थलों से काफ़ी भारी संख्या में जनमानस यहाँ पे उमड़ा है। जो है राजकीय सम्मान के वो आज जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, साथ ही हमारे पूरे जनपद में राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया। उत्तराखंड का बच्चा भी और उत्तराखंड के देश और दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो इस संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी, जिसने अपने जीवन का तिल उत्तराखंड के लिए समर्पित किया, आज बहुत ही दुखी मन से उनको सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिवाकर भाई का हम लोगों का संघर्ष 75 और 80 से हम लोगों ने साथ काम किया है। एरी जी बैठी है साथ में, और 80 के दशक से हम लोगों ने लगातार विभिन्न तरीके के संघर्षों को किया। जिस तरीके से वो उनका जुनून था, जो उनकी इच्छा शक्ति थी और जो उनकी छटपटाहट थी उत्तराखंड के लिए, वो किसी से छिपी नहीं है। वो बहुत बड़े सिपाही थे, उत्तराखंड क्रांति दल के भी सिपाही थे और हमारे एक अच्छे मित्र थे। राज्य बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई जिनको लेके भट्ट जी लगातार चिंतित थे। हम लोग मिल बैठ के इस पर विचार करते थे कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये न केवल हमारी क्षति है व्यक्तिगत, न केवल उत्तराखंड क्रांति दल की क्षति है बल्कि पूरे उत्तराखंड की क्षति है। और उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को उनके बताए हुए, उनके विचार किए हुए बिंदु काम करना चाहिए और उत्तराखंड की दशा को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना। खबर है
हरिद्वार से ही जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के निकट प्रदेश स्तरीय धरना शुरू कर सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्याओं पर ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता वहां आंदोलन जारी रखेंगे। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने पर मौजूद आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा कि सरकार की ओर से उनके हितों के संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे राज्य भर की आंगनबाड़ी वर्कर बेहद निराश और आंदोलन के लिए बाध्य हैं। वहीं इस आंदोलन को उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं संग धरने पर प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी बहनों की मदद करनी चाहिए और उनको उचित मानदेय भी सरकार को देना चाहिए। हम धामी सरकार से अपील करेंगे कि वो आंगनबाड़ी बहनों को मांगों पर संज्ञान लें। उन्होंने कहा कि हर सामाजिक कार्य में इनसे काम लिया जाता है। आज इस महंगाई के ज़माने में 5,000 9,000 से घर का खर्च नहीं चल सकता है। अगर ये 24,000 की मांग कर रही है तो गलत नहीं है। लखनऊ था तो सोचते थे उत्तराखंड से लखनऊ कहाँ आवाज़ जाएगी। आज देहरादून में सरकार बैठी है और हम अपने छोटे कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं कर सकते। इनकी मांगे जायज़ है। अगर ये 24,000 मांग रही है तो रिटायरमेंट होने पर राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रही है तो क्या गलत है। मैं धामी सरकार से कह रहा हूँ, मुख्य सचिव से कह रहा हूं, मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। और आज अगर इनको 9,000 रुपए मिल रहा है, साय को 5,000 मिल रहा है, आज इस महंगाई के जमाने में 5,000 9,000 से घर का खर्चा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अगर ये 24,000 की मांग कर रहे हैं तो क्या कोई बहुत कुछ मांग कर रहे हैं क्या? अगर अपनी भूमिका को निभाएंगे। हमने ये उत्तराखंड से थोड़ी बनाया था कि आज ये बेचारे जो है अब छोटी छोटी मांगों के लिए धरना देना पड़ेगा इनको। अरे लखनऊ था तो हम सोचते थे यार उत्तराखंड के हरिद्वार से लखनऊ कहाँ आवाज जाएगी, पौड़ी से चमोली से कहाँ आवाज जाएगी, पिथौरागढ़ से कहाँ आवाज जाएगी। आज देहरादून में सरकार बैठी है और आज हम अपने इन छोटे कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। इनको आज इतने दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। अरे कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। क्या धामी को नहीं लग रहा कि 9,000 में कैसे कोई परिवार अपने बच्चों को पालेगा कोई कर्मचारी? क्या धामी को नहीं लग रहा है? आनंद वर्धन को नहीं लग रहा है? मुख्य सचिव को, भगोली को नहीं लग रहा है जो प्रमुख सचिव, उसको तो मिल रही 3 लाख से ऊपर तनख्वाह, उसे गाड़ी घोड़ा कुछ। अरे ठीक है, ये IAS नहीं बन पाए लेकिन इनका योगदान कम थोड़ी है। एक IAS का उतना योगदान नहीं है जितना इन आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का योगदान है। तो इसलिए इनकी मांगे जायज है। अगर ये 24,000 मांग रही है, रिटायरमेंट होने पे राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रही है, तो क्या गलत कर रही है भाई? आज सृजित करो और इनको वो करो। नहीं थे पद तो तुमने इनको काम पे क्यों लगाया? इसलिए आज मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, एक जायज और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उत्तराखंड के नागरिक के रूप में इनके धरने पर आया हूं। और मैं धामी से कह रहा हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी कह रहा हूं, सचिव से कह रहा हूं, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास सचिव से कह रहा हूं, भगोली से, इनकी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन, कांग्रेस इनकी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। हरिद्वार के SMJNPG कॉलेज में आज संविधान दिवस और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। छात्रों, अध्यापकों और साथ ही कर्मचारियों की विशाल सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। आपको बता दें, हरिद्वार का SMJNPG कॉलेज आज देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और सैकड़ों विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा संविधान के उपलक्ष्य में किया गया और साथ ही संविधान दिवस के और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में रचित वंदे मातरम आज 150 वर्ष बाद भी युवाओं में आत्मविश्वास, ऊर्जा और साथ ही राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। आज का सामूहिक गायन एकता का संदेश देता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम 5:30 बजे नैनीताल दौरे पर पहुंचे। मानस कुंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जारी विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर संक्षिप्त में चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ITI पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, उत्तराखंड की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पिछले वर्षों में राज्य की जनसंख्या में काफी बदलाव आया है और मामलों को गंभीरता से लिया गया है। इस दिशा में सख्ती बरतने के लिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अवैध तरीके से राशन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड व बिजली कनेक्शन जैसी प्रपत्राओं को हासिल करने में मामले सामने आए हैं। ऐसे तत्व जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अनुचित रूप से लाभार्थी वर्ग में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रही है। उत्तराखंड में व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कोर्ट संज्ञान लेता है, वहां सरकार कोर्ट के सभी निर्देशों को पूर्णतः संपन्न करती है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि के भीतर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, इसलिए राज्य की छवि सुरक्षित और शांत और साथ ही अनुशासित दिखनी चाहिए, ताकि आगंतुकों को देवभूमि में आने का सकारात्मक अनुभव जरूर मिल सके। हम लोग जो है लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और राज्य में अच्छी व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित हुई हैं। और जहां जहां भी कोर्ट भी संज्ञान लेता है, क्योंकि कई बार कुछ विषयों का कोर्ट संज्ञान लेता है, तो हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हमारा प्रशासन उस दिशा में भी काम करता है। हमारा प्रयास रहेगा देवभूमि के अंदर शांति स्थापित हो, कानून का राज ठीक प्रकार से चले, क्योंकि हमारा पर्यटन प्रदेश भी है। तीर्थालु श्रद्धालु बड़ी संख्या में देश भर के लोग आते हैं। उनको देवभूमि सुरक्षित और शांत महसूस होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए राज्यवासियों को भी। तो उस खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के नहीं सुधर रहे हालात। मंदिर के किसी सेवायत ने श्रद्धालु के साथ की जमकर मारपीट, हाथ के कड़े से श्रद्धालु के सिर पर किया प्रहार, श्रद्धालु हुआ लहूलुहान। घायल श्रद्धालु को उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। अमृतसर का रहने वाले बुजुर्ग श्रद्धालु रजन सिंह उम्र 60 वर्ष है और साथ ही वृंदावन कोतवाली में श्रद्धालु ने दी तहरीर। CCTV फुटेज खंगाल कर जांच में जुटी पुलिस। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल। क्या हो गया बिहारी जी में? क्या हुआ बिहारी जी में? सीढ़ियों से ऊपर जाना वैसे रोका हुआ था, कुछ लोग जा रहे थे दर्शन करने और एक रोज वाले भक्त है वो भी जा रहे थे, उनके पीछे मैं था। कितने बजे की बात है? ये 7:15 की बात हो गई। कहाँ जा रहे थे आप? बिहारी जी मंदिर के? हाँ, सीढ़ियों सर के ऊपर से दर्शन करने जा रहे थे। पता नहीं ये पैसे लेके ऊपर दर्शन कराते हैं और एक गोस्वामी लोग। तो मैं भी जा रहा था पीछे, तो मैंने कोई जिद नहीं करी, कुछ नहीं किया और ना मैंने पैसे नहीं दिए। तो एक भगत अंदर रोज वाला घुस गया, तो फिर मैं भी घुसने लगा, तो उसने मेरे धक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे चिंता थी मेरे चश्मा ना तोड़ दें, ये भीड़ में चश्मे टूट जाते यहाँ। मैं चश्मा बचाने लगा, थोड़ा नीचे हो गया, उसने पकड़ के उठा के मुझे सीधा 4-5 बार जोर जोर से मेरे सर पे वार किया। पता नहीं उसने हाथ में कोई कड़ा पहन रखा क्या। तो बाद में देखा तो खून से लथपथ। मैंने उनको बोला मार तो लिया या तुमने, पर अब दर्शन तो पास में से करने दो। सिर में आपके किस चीज से लगी है? जी, सिर में आपके क्या मारा तुम्हारे सिर में? क्या मारा सिर में? ये नहीं पता लगा। मेरे ख्याल में उसने लोहे का कोई कड़ा पहन कड़ा होता ना मन में पहनने वाला, वो शायद पहन रखा हो। फिर पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई। गोस्वामी को लेके आई पुलिस? नहीं, वो भाग गया, पता नहीं है नहीं वहाँ। आप कितनी देर से चौकी में बैठे हैं? मैं अभी 10 मिनट हो गए, 15 मिनट। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुरादाबाद देहात क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव मल्हूपुरा हरदो डांडी में 14 महीने के मासूम बच्चे की पानी से भरे टब में डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। घटना मंगलवार दोपहर की है, जहां जैनुल आबदीन का 14 महीने का बेटा मोहम्मद जैद घर में खेलते खेलते उस टब के पास पहुंच गया, जिसमें उसकी मां कपड़े धोने के लिए पानी भर रखा था। उसकी मां ने मां मुस्कान उस समय घर के दूसरे कामों में व्यस्त थी। खेलते खेलते मासूम अचानक टब में गिर गया और काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब मां को बच्चे का ध्यान आया और वो ढूंढते हुए टब के पास पहुंची तो उन्होंने बेटे के पानी से उसे बेसुध पड़ा देखा था और साथ ही परिजन तुरंत उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद जैद की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और पति जैनुल आबदीन, मां मुस्कान और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई है। क्या नाम है आपका? समझा दो कैसे बोल। मेरा नाम मोहम्मद याकूब। सर कौन सा गांव है? मल्हूपुरा हरदोरांडी। सर यहाँ पर एक घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये साहब पानी भरा रखा था टब में जी। टब में पानी भरा था, बच्चा आया खेलता हुआ उस टब में गिर गया। कितना बड़ा बच्चा था? 6 साल 2 महीने का। अब वो गिरा, पता नहीं, माँ को पता नहीं चला इन्हें। बाप तो था फैक्ट्री में, माँ घर थी, उसने ध्यान नहीं करा, किसी काम में मस्त करा थी। बच्चा ध्यान नहीं करा, बच्चा पानी में डूब गया, पानी में पी लिया उसने, क्या हुआ कैसे हुआ उसी में खत्म हो गया। तो बच्चा पानी में मतलब मर गया था हाथों हाथे? हाँ, हाथों हाथे मर गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? 1 साल 2 महीने की। अच्छा, घटना किस समय की, टाइम क्या होगा? हाँ, 12:15 बज रहे थे। तकरीबन 12 बजे का टाइम था लगभग। मैं 11:15 तुम्हारे गया हूँ ऐसे। हाँ, 12:15 मान लो। हाँ, 12:15। हॉस्पिटल ले गए थे या घर पे? हॉस्पिटल ले गए थे, 3-4 जगह हॉस्पिटल ले गए। 3-4 जगह ले गए। लखनऊ के टौंजा थाना क्षेत्र अंतर्गत के यादव ढाबा के पास सीतापुर हाईवे पर अज्ञात वाहन से भीषण एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य घायल हो गए हैं। घायल को सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना बछरायू क्षेत्र में के गांव में हाशमपुर निवासी नरेंद्र सिंह का दबंगों से छीना ट्रैक्टर बताते चले कि क्षेत्र पंचायत द्वारा विकासखंड धनोरा के पशु चिकित्सालय परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि वहां मिट्टी का कार्य नरेंद्र सिंह को तय हुआ था। नरेंद्र सिंह ने मिट्टी का कार्य करने के लिए खंड विकास अधिकारी से दिनांक 24 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक की अनुमति ले रखी थी। जैसे ही नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर का ड्राइवर शाहरुख मिट्टी को लेकर आ रहा था, तभी कुछ दबंग किस्म के नकाबपोश लोगों ने ट्रैक्टर को घेर लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली छीन कर ले गए। इसकी सूचना मिलते ही नरेंद्र सिंह और साथ ही पुलिस को अवगत कराया और कुछ समय बाद ही जानकारी मिली कि ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी धनौरा तहसील परिसर में खड़ा है और पीड़ित नरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग इस जिले से पलायन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आपका नाम क्या? नरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले भाई जी? मैं गांव हाशमपुर भूत। बताइए क्या हुआ? हुआ क्या, मैं कोई परमिशन वगैरह हो तो दे दो, मैं देख लूँगा। मैं अपने गांव हाशमपुर भूत में रहता हूँ। एक धर्मेंद्र प्रधान जी कोराले वाले हमारे, अच्छा, उनका फ़ोन मुझे आया, भैया 5-7 ट्रॉली मिट्टी डलवा दो हमारी। मैं थोड़ी सी मजदूरी कर लेता हूँ जीविका चलाने के लिए अपनी। तो एक हमारे पास लिखित में वो थे ब्लॉक से, मैं कहा भैया हमें कुछ लिखित दिलवा दो, हम इधर से उधर डाल देंगे। उन्होंने लिखित दे दिया। लिखित देने के बाद 5-7 दबंग सुबह आए, लगभग 11 हाँ अनुमानित समय तो पूरा है ना, अनुमानित ही समय मैंने उसमें लिखवाया एप्लीकेशन में जी। और वो मेरा ट्रैक्टर छीन कर धनौरा की तरफ भागे। अच्छा, छीनने के बाद मैंने 112 को अवगत कराया और पुलिस को भी अवगत कराया जी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ देर बाद पता चला, 1-2 घंटे बाद, कि ट्रैक्टर तहसील में ले जाकर बांट दिया उन्होंने। अच्छा, अपने बचाव के लिए वाड़ा होगा।
और मेरे पास लिखित वो भी है। आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को दी। पुलिस ने सहयोग भी किया, वैसे पुलिस सहयोग में लगी हुई है जी, और आगे भी करेगी, मुझे उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। सारे मुस्लिम लोग हैं वो जी, और शाहरुख, उसका नाम है शाहरुख, तो मेरा ड्राइवर है, उससे छीन कर ले गए हैं जी, और महराज है, फैयाज है और 4-5 जने होते हुए ढाटा मार रखा था उन्होंने। अच्छा। वो अगर कहीं कैमरे में रिकॉर्ड भी होगा आते हुए ट्रैक्टर, वो देख लेंगे। और बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं, एक यही ट्रैक्टर मैंने कर्जे पर कर ले रखा था। अच्छा। इससे थोड़ी सी अपनी जीविका चला लेता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा दायित्व भी निभाता हूँ, मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। या तो ये ईर्षा होगी क्योंकि सपा सोच के लोग हैं वो भी, या भी ये भी उन्हें मेरे से परेशानी हो सकती है। और मैं आज अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं यहाँ से पलायन करूँगा अपने घर से, क्यों मुझे जान को खतरा अपने ज़िले में, और मैं कहीं भी जाऊँ अपना मकान बेच कर मैं यहाँ से पलायन करूँगा अगर मेरे साथ ये न्याय नहीं हुआ तो। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवक ने पड़ोसी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद सेहरा मऊ दक्षिणी पुलिस ने आरोपी को बाकी समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में बुधवार देर शाम उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक युवक को बाकी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही सेहरा मऊ दक्षिणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी। थाना प्रभारी की अगुवाई में खेतों के ओर घेराबंदी की गई और कुछ ही देर में आरोपी शेर सिंह को पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी की बहन के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई थी, जिसे लेकर आरोपी काफी समय से नाराज चल रहा था। बुधवार शाम दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में शेर सिंह ने बाका उठाकर युवक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी से पूछताछ जारी है। साथ ही पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। गांव से इस वारदात के बाद तनाव का माहौल देखने को मिला। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बढ़ाए हुए है और आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ जारी है। बहराइच जिले के कैसरगंज नगर पंचायत में बुधवार की देर शाम घर के सामने आग ताप रही थी। एक महिला और साथ ही अज्ञात हमलावर ने उसके सिर पर गोली मार दी। वारदात के बाद हमलावर पैदल ही मौके से भाग गए। थाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर हुई वारदात से हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को स्थानीय अस्पताल स्वास्थ्य लाया गया है, जहां पर परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैसरगंज थाना क्षेत्र में स्थित कैसरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 डिहवा के रहने वाले राजू की पत्नी गुड़िया उम्र 30 वर्षीय बुधवार की शाम घर के बाहर एक अलाव ताप रही थी। तभी अचानक एक अज्ञात हमलावर उसके पास टहलते हुए वहां पर पहुंचा और उनकी कनपटी पर गोली मारकर फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुन लोग मौके पर पहुंचे, तभी सबके होश उड़ गए। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सक BD वर्मा ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर कैसरगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मिश्रा व क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं क्षेत्र से थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। मृतका की सास साबरा ने बताया कि बहू व बेटा घर से कुछ ही दूरी पर स्थित किराए के मकान में रहते हैं। मृतका का पति राजू वाहन चालक है, जो आज गाड़ी लेकर लखनऊ गया हुआ था। सूचना मिलने पर वह वापस लौट रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा भी किया जाएगा। आज दिनांक 26 नवंबर को शाम को 7 बजे थाना कैसरगंज के मोहल्ला डिहवा शेर बहादुर से एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। उसे अस्पताल रवाना किया गया, जहां उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए इसे मोर्चरी रवाना किया गया है। घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन करके पुलिस इसमें अग्रेतर कार्रवाई कर रही है।
बाइक डिवाइडर से भिड़ी चाचा भतीजे की मौत, एक युवक गंभीर। कछौना क्षेत्र हरदोई लखनऊ हाईवे का मामला, जहां कछौना क्षेत्र के हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे पर देर रात हुए सड़क हादसे में रिश्ते के चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक ढाबे पर खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस ने घायलों को कछौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक दीपक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी कार खाई में गिरी। हादसे में 3 बारातियों की मौत, 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें, बारात से वापस घर जाते समय देर रात हुआ था यह हादसा। वाराणसी जनपद के बताए जा रहे सभी बाराती केराकत कोतवाली क्षेत्र में हुआ यह हादसा, जिसमें घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में 3 बारातियों की मौत, 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। बारातियों से भरी कार खाई में गिरी। खबर जौनपुर से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर, वाराणसी किया गया उसे रेफर। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर मारी गोली। आपको बता दें, एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमों का किया गठन। मछली शहर के मुंजार गांव की घटना, जहां घायल व्यक्ति की हालत गंभीर, वाराणसी उसे रेफर किया गया है। अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है। जौनपुर से बड़ी खबर, जहां मछली शहर के मुंजार गांव की घटना बताई जा रही। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही, जहां पर केराकत कोतवाली क्षेत्र के मुफ्तीगंज बाजार के निकट बारातियों से भरी कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारात वाराणसी से जौनपुर आई थी और वापस जाते समय हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बबलू सोनकर, श्यामलाल सोनकर और राजू सोनकर की मौत हो गई है, जो वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के कैंट निवासी बताए गए हैं। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार करने के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर ले जाया गया है। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और मरीजों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के अलावा वहां पर आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। यह सब खुशियों के माहौल में सम्मिलित होने जा रहे थे। वहीं इन तीनों के घर पर मातम छा गया। कि ग्राम छाछो थाना मछली शहर की रहने वाली रेखा यादव द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2025 को थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पति रमाकांत यादव, जो मुंबई से जौनपुर के लिए निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रयागराज पहुंचने के पश्चात उन्होंने अपने एक साथी अशोक कुमार यादव से गाड़ी मंगवाई थी और उनके साथ ही वापस लौटने वाले थे। इस पूरी सूचना में तत्काल थाना पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज करते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें जो संदिग्ध अशोक कुमार यादव है, जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि रमाकांत यादव मछली शहर थाने का एचएसबी है और उसके साथ उसने पूर्व में कई बार मारपीट की थी तथा उसके साथ पैसे का भी लेन देन था। इसी कारण उसने जौनपुर लौटते समय ग्राम समादगंज थाना सिकरारा क्षेत्र में रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है तथा उसके शव को जंगल में छिपा दिया है। इस सूचना पे अभियुक्त की निशानदेही पे तत्काल शव को बरामद किया गया है तथा आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। इसमें प्रभारी निरीक्षक मछली शहर को निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर ले तथा यह भी सुनिश्चित कर ले कि इस पूरी घटना को कारित करने में अशोक कुमार यादव के अतिरिक्त उसके साथ कोई अन्य अभियुक्त था या नहीं। संपूर्ण प्रकरण का नियमानुसार विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें।
हजरतगंज के साथ नाजा मार्केट भी सवरेगी। सुदर्शन मूर्ति स्थल व पार्क का होगा सौंदर्यीकरण। एलडीयू उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने हजरतगंज में कराए जा रहे फसाड अपग्रेडेशन के कार्य का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, शर्मा चाय प्रतिष्ठान के पास प्लेस मेकिंग का कार्य कराने के दिए दिशा निर्देश। प्लाजा स्ट्रीट को पैदल यात्रियों के लिए बनाया जाएगा सुरक्षित। हजरतगंज के साथ शहर की नामचीन नाजा मार्केट का भी कायाकल्प होगा। यहाँ फसाड अपग्रेडेशन के कार्यों के साथ प्लाजा स्ट्रीट को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। और साथ ही एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को हजरतगंज का फसाड कंट्रोल गाइडलाइन के तहत कराए जा रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण करके इसके बाबत दिशा निर्देश दिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हजरतगंज चौराहे से लेकर डीएम आवास के लगभग 850 मीटर लंबे स्ट्रेच में फसाड अपग्रेडेशन व सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्य लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सबसे पहले यहां कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि हजरतगंज में सड़क के दोनों तरफ हेरिटेज लुक में डिजाइन की गई स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं और लेकिन मिलीडियन और पर वहां पहले से ही लगी लाइटों को न हटाया जाए। हजरतगंज मार्केट की बिल्डिंग को भी एक रूपता देने के लिए भवनों व साइनेज बोर्ड को भी कलर पैलेट निर्धारित किया जाए और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग के पास स्थित भवन की दीवार पर सैंपल के रूप में कराए गए पेंट को चेक करके फाइनल किया गया। और साथ ही उपाध्यक्ष ने कहा कि हजरतगंज मार्केट में पथवे का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही आकर्षण रंग रोगन कराया जाए। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों की मांग ने अनुरूप साइनेज बोर्ड के आकार को भी बढ़ाया जाए। पथवे लगाए जाने वाले लो बोर्ड और साथ ही बेंच, डस्टबिन, स्टैंड लोन और साथ ही गमले के डिजाइन भी फाइनल हो गए हैं। उपाध्यक्ष निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण किए जाए। और साथ ही इसके बाद उन्होंने नाजा मार्केट का निरीक्षण करके प्लाजा स्ट्रीम को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पथवे पर बोलार्ड लगाकर वाहनों को आवागमन रोका जाए और इसके अलावा शर्मा चाय प्रतिष्ठान के पास स्थित सुदर्शन मूर्ति स्थल व प्लेस मेकिंग व सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएं। इसके लिए सर्वे कराकर 15 दिन में कार्य योजना तैयार कर ली जाए। इसी क्रम में उपाध्यक्ष ने बसंत कुंज योजना स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने म्यूजियम क्यूरेशन व साथ ही फिनिशिंग के शेष कार्यों में 15 दिन के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा व अधिशासी अभियंता मनोज सागर समेत अन्य अधिकारी व अभियंतागण वहां पर उपस्थित रहे। गोसाईगंज माल व दुबग्गा में 10 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को गोसाईगंज माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 42 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। प्रवर्तन जोन 1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि हरगोविंद, सुधांशु सिंह और सजीव तिवारी, नादिर व मिसर्स अवध सिटी द्वारा गोसाईगंज के मुअज्जम नगर और साथ ही दुलार मऊ, बाजूपुर व मोहम्मदपुर में लगभग 18 बीघा क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हुए अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया गया है। प्रवर्तन जोन 7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि माल व दुबग्गा क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान मोहम्मद रफी सिद्दीकी, मोहम्मद शकील, गुड्डू सैनी, तोताराम, महेंद्र सिंह व अन्य द्वारा अलग अलग स्थलों पर लगभग 24 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 6 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर हरदोई से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 बाइकों की टक्कर में
वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आए सत्येंद्र सोनी की मौत हो गई। आपको बता दें संडीला बेनीगंज मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एफआईआर दर्ज, आरोपी फरार। संडीला कोतवाली क्षेत्र के इमलियाबाद के पास 24 नवंबर को दोपहर करीब 2:15 पर हुए भीषण सड़क हादसे में गौसगंज निवासी 33 वर्षीय सत्येंद्र सोनी की मौत हो गई है। एफआईआर में दर्ज जानकारी के अनुसार सत्येंद्र सोनी अपनी बाइक UP 30Y9663 से संडीला की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वहां मिश्रा ढाबा के पास पहुंचे तभी सामने से आ रहे एक अनजान बाइक सवार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सत्येंद्र सड़क पर जा गिरे। ठीक उसी समय संडीला की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली उन्हें कुचलते हुए निकल गई। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक जिस ट्रैक्टर ट्रॉली ने सत्येंद्र को टक्कर मारी है वह नगर पालिका संडीला की बताई जा रही है। हादसे में सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों ने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस की मदद से CHC संडीला पहुंचाया है और प्राथमिक उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाइक और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। एफआईआर में स्पष्ट दर्ज है कि हादसे के बाद अनजान बाइक चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक दोनों मौके से फरार हो गए और देरी से एफआईआर। परिजन अंतिम संस्कार के बाद पहुंचे थाने। परिवार ने बताया कि हादसे के बाद लगातार अस्पताल में इलाज का प्रयास चलता रहा, लेकिन और साथ ही अंतिम संस्कार होने के चलते एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है। 26 नवंबर की दोपहर 1:30 पर यह मामला संडीला कोतवाली में दर्ज कराया गया। मामले में पुलिस ने निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। BNS धारा 281 तेज रफ्तार लापरवाही से वाहन चलाना और BNS धारा 106 लापरवाही से मौत का कारण बनना। और साथ ही परिवार में कोहराम। पुलिस फरार चालकों की तलाश में जुटी है। सत्येंद्र सोनी की मौत के बाद गौसगंज में तनाव और साथ ही मातम पसरा हुआ है। संडीला पुलिस ने बताया कि फरार चालकों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।